औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर रहमान। आप देख रहे हैं बाबर रहमान ऑफिशियल फॉर यू। लेक्चर नंबर 31, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। 3 मेजर टॉपिक्स हमने अब जो यहाँ से आगे जो लेक्चर शुरू हो रहे हैं वो उनका तारीख है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस जो है वो यहाँ स्टैट्स के जो इन्फ्रेंशियल सेक्शन है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पिछला जो डिस्क्रिप्टिव था और अब इन्फ्रेंशियल यहाँ पे ये पार्टीशन की गई थी स्टैट्स की कि वो एक इन्फ्रेंशियल और दूसरा उसका डिस्क्रिप्टिव में होगा। तो अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रांच ऑफ स्टैट्स विद विच इनेबल अस टू ड्रा कंक्लूजन और इन्फ्रेंस about various phenomena on the basis of the real data collected on sample basis. In this regard, the first point to be noted is that stats inference can be divided into 2 main branches: estimate and hypothesis. Estimation itself can be further divided into branches: point estimation and interval estimation. ये हम एक वीडियो इसके मुताबिक पहले से भी बनाई हुई है। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जिसके अंदर हमने 2 चीज़ें देखनी हैं, एक एस्टिमेशन है, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। फ़िलहाल एस्टिमेशन के चैप्टर शुरू होंगे जो लगभग 4-5 चैप्टर चलेंगे और उसके बाद फिर हाइपोथेसिस, और इसके अंदर एस्टिमेशन के अंदर पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन है। तो इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस आपका जो है ना वो कंक्लूजन है। जो आप एक फिनोमेना आपको दिया होता है वो फिनोमेना जो आप रियल डेटा के ऊपर बेस कर रहा होता है, और सैंपल से सैम्पलिंग करके हमने उस डेटा को कलेक्ट किया होता है। सैम्पलिंग कलेक्टेड डेटा जो होता है उसका जो उसके ऊपर हम जो फिनोमेना बेस कर रहा होता है वो किसी कंक्लूजन के ऊपर कर रहा होता है, किसी इन्फ्रेंस के ऊपर कर रहा होता है। तो इसको पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस हैं। तो फ़िलहाल हम एस्टिमेशन को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है कि सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाएगा। आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टेट्स सच एज बीइंग स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन अ सैंपल इज नाउन एज इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो प्रोबेबिलिटी है मीन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, प्रोपोर्शन की, जिसके अंदर नंबर ऑफ सक्सेस आपने देखने की कामयाबियाँ कितनी हो रही हैं, कितने % कामयाबी के चांसेस हैं, वो आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। और फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड दैट देयर आर 2 वे ऑफ सैम्पलिंग, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब सैम्पलिंग में 2 हैं, एक विद रिप्लेसमेंट और विद आउट रिप्लेसमेंट। डब्ल्यू से मुराद विद और डब्ल्यू से मुराद विदाउट, यहाँ पे ये ज़हन में रखें। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन एन एलिमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n can be drawn from this population. With replacement is n, capital N, small n. In case of finite population, n
total number of possible sample of size n can be drawn from this purpose without replacement. We illustrate the concept of distribution and probability जो है वो, तो ये n n n, ये n का चक्कर क्या है, चले देखते हैं। जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से जो टोटल आपने टोटल जो पॉपुलेशन ली हुई है वो आपकी कैपिटल एन है। टोटल पॉपुलेशन जो है जहाँ पे सैम्पलिंग आप ले रहे हैं, तो आपके पास एक पॉपुलेशन होगी, वहाँ से आप सैंपल लेंगे। पॉपुलेशन में से सैंपल लिया जाता है, तो वो पॉपुलेशन है उसको हमने डिनोट कर दिया है कैपिटल एन से, और उसमें से जो सैंपल लिया, उस पॉपुलेशन में से जो सैंपल लिया वो सैंपल हमारा स्मॉल एन है। और फिर उसने आगे इसको कहा कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के साथ, क्या आपका जो केस है जहाँ पे फाइनाइट पॉपुलेशन कंटेनिंग एन एलिमेंट, फाइनाइट पॉपुलेशन है यहाँ पे और काउंटेबल है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल ऑफ साइज एन कैन बी ड्रॉन, तो उनको हम लिखते हैं कि वो n मल्टीप्लाई बाय और अब फाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास जो फार्मूला आया पॉसिबल आउटकम के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमने इसको कम्बिनेशन ऐसे बना दिया उसका, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी के शो कर रहा है कि टोटल नंबर में से कितने नंबर हमने लिए हैं। ये सब कुछ क्या खिचड़ी बनी है समझ में नहीं आ रही होगी, कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो सवाल की तरफ चलते हैं और फिर हम यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। लेट अस examine the case of an annual Ministry of Transport test to which all cars irrespective of age have to be submitted. The test looks for faulty brakes, steering, lights, suspension, and it is discovered after the first year that approximately the same number of cars having 0, 1, 2, 3 up to so on 4 तक faults. About situation equivalent to the following. X यहाँ पे डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ फॉल्ट इन अ कार। X क्या है, फॉल्ट्स, ये हैं फॉल्ट्स, ठीक है। और हमने ज़ीरो पुट करके फॉल्ट मालूम करना है, 1, 2, 3, 4, ये हमने वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है x की जगह पे, और हमने मालूम करना है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फॉल्ट्स की। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। हमारे पास अब ऊपर 0 से 4 तक जो रेंज दी हुई थी वो नंबर ऑफ फॉल्ट्स हमने लिख लिए हैं, फॉल्टी आइटम्स हैं, और वो हमने लिखे हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो जनाबे वाला कोई मुश्किल काम नहीं है। टोटल नंबर हमारे पास 5 है, 0, 1, 2, 3, 4, इनको जमा करें, इनको गिने तो हमारे पास 0 1 हो गया, 2, 3, 4, ये 4 तक, 0 से 4 तक, 0 to 4 हमारे पास जो नंबर आते हैं फॉल्टी आइटम्स वो 5 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f(x) जो है प्रोबेबिलिटी, तो वो x की प्रोबेबिलिटी क्या है, x की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो 1,
टू है, 1 है तो 1, 2 है तो 1, 3 है तो 1, 4 है तो 1। अब कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 1 क्यों है? देखें 0 एक मरतबा आया उस रेंज में, 0 कोई रिपीटेड नहीं है। 1 भी एक मरतबा आया है, 2 भी एक मरतबा आया है, 3 भी एक मरतबा आया है, 4 भी एक मरतबा आया है। ये जो पाँचों के पाँचों आइटम्स हैं, ये एक एक मरतबा काउंट में आए हैं, सैंपल में आए हैं, इसलिए 1/5 इनकी प्रोबेबिलिटी है। अब इनकी मीन मालूम करनी है, तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन जिसको म्यू से ज़ाहिर करते हैं, और ई एक्स है जो कि इक्वल होता है समीशन एक्स एफ एक्स। तो ये हम इसके अंदर वैल्यूज़ को रखें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी? मीन हमारे पास क्या आ रहा है? 1 + 2 3 हो गए, 3 और 3 6 4 10। 10 को टोटल नंबर ऑफ, मीन क्या होता है? समीशन एक्स होता है। मीन क्या होता है? सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास 10 आ गए, डिवाइडेड बाय n हमारे पास जो है वो कितने हैं? n ये टोटल नंबर थे 5, तो ये 5 हैं। तो आंसर हमारे पास आया 2, आंसर 2 आया। टोटल यहाँ पे 10 हैं और डिवाइडेड बाय 5, जो 5 हमने 5 मरतबा सैंपल लिया, तो मीन हमारे पास आ गई। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। तो वेरिएंस जो होता है वो ये फार्मूला है, और ई एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस ई एक्स एफ एक्स होल स्क्वायर। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं जी। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो ई एक्स स्क्वायर एफ एक्स जो है वो हमारे पास, यहाँ पे अगर हम कॉलम यहाँ पे ले लें एक्स स्क्वायर एफ एक्स, एक ले लेते हैं एक्स एफ एक्स का और एक एक्स स्क्वायर एफ एक्स का जी। तो ये देखें 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और यहाँ पे भी 0 ही आएगा। ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 4, 3 का आ गया 6 और 4 का 16। तो ये इस तरीके से हमने, अब आपको पता है करना क्या है, ये मालूम हो गया आपको। तो हमारे पास जब वो उसको जमा करेंगे तो वो 6 आंसर आएगा। और एक्स समीशन एक्स एफ एक्स जो है वो हमारे पास 2 है, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ये वाला स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास जो है वो वेरिएंस जो है वो 2 आ गया है। अब 2 का रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना हो तो। ठीक है जी। अब विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट कार, सेकंड कार और फॉल्टी आइटम्स हैं। और यहाँ पे कहा गया सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू ड्राइंग ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अबाउट लिस्ट ऑफ 25। ये टोटल हमें पता चल के 25 है। वर्क आउट ऑफ पॉसिबल सैंपल मीन्स, तो मीन जो है यहाँ पे देखनी है और टोटल नंबर हमें पता चल गया।
वो टोटल नंबर 25 में एन जो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसको क्या किया, सैंपल मीन ली है, जो ऊपर से वैल्यू थी वो उठाई, वो लिख दी, और नंबर ऑफ सैंपल उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है। अब वो फ्रीक्वेंसी कैसे, आपको पता है ये टैली का तरीका भी आपको बताया था। 0.0 कितनी मरतबा आया, 0.0 कितनी मरतबा आया, ये एक मरतबा आया। 0.5 कितनी मरतबा आया, ये देखना है। 0.5 1 2 और देखेंगे जी 2 मरतबा। आप 1.0 कितनी मरतबा आया ऊपर डेटा में आपने यहाँ पे मीन मालूम करना है। जो क्वेश्चन के अंदर जो बात है वो पहली बात तो मीन है। तो 1.0 कितनी मरतबा आया है, 1 2 3। इसी तरीके से आपने ऊपर से देखना है कितनी मरतबा रिपीट हुए हैं और वो यहाँ पे लिखना है आपने। अब हमारे पास एक्स भी आ गया है, एफ भी आ गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी की बात करनी है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी आ गई पी एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार। तो ये एक्स बार का क्या मतलब है कि अब हमने प्रोबेबिलिटी जो मालूम करनी है वो मालूम करनी है ये जो हमें डेटा दिया हुआ है। तो 0.0 को मल्टीप्लाई कर लें 1 के साथ, आपके पास जो आंसर आएगा वो आप लिखें। 1/25 टोटल नंबर हमारे पास 25 थे। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये होता है हमारा एफ एक्स। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की बात हुई है तो लिहाजा इसमें एफ एक्स की बात नहीं होगी। ये है प्रोबेबिलिटी किसकी, एक्स की। तो कितने चांसेस हैं आपको पता है। 0.0 पे 1 चांस था, 1 ही आया था। 0.5 पे हमारे पास जो है वो 2 फ्रीक्वेंसी आई थी, यानी चांसेस डबल हो गए। 1.0 पे चांसेस हमारे पास 3 गुना हो गए, 3 थे। और 1.5 पे 4। इसी तरीके से ये हमारे पास हैं, तो टोटल हमारे पास 1 आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में ये हमारे पास 1 आना चाहिए। तो देखें इन सब को डिवाइड कर दिया है 25 के साथ जो टोटल नंबर थे। अब हमारे पास इस तरीके का पी एक्स जो है वो 0.0 ये हमने स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया। और फिर क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को आपने एक्स एक्सिस पे रखा और डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पे रखा, तो प्रोबेबिलिटी वहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये ईजी है, बना सकते हैं आप ग्राफ। और अब आपने मीन मालूम किया और वेरिएंस मालूम किया है, ऊपर आपने मालूम किया है, आपको फार्मूले का पता है। अब उसके अंदर आपने रिक्वायरमेंट आपके पास एक्स एफ एक्स के ऊपर मैंने वो कॉलम बनाने के आपको बताया था कि इस तरीके से बनाते हैं। तो भाई एक्स और एफ एक्स है, एफ एक्स हमारे पास 1/25 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आएगा। 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो हाफ है, क्योंकि वो 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो 1 कर देगा उसको 2 को। और इसी तरीके से 1.0 ये हमारे पास इस तरीके से एक्स को इस एक्स को कुछ भी नहीं करना, इस एक्स को इस एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना और आंसर यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे। और इस एक्स का पहले स्क्वायर लेना है, फिर एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना और आंसर इस कॉलम में लिख देना है। और ये हमारे पास अब वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको हमने फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है उसमें लिखा
तो हमारे पास मीन आ गई। वेरिएंस का भी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा, उसके अंदर वैल्यू पुट की तो हमारे पास वेरिएंस आ गया, और उसका रूट लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ये यहाँ तक है। अब मीन जब सैम्पलिंग का विदाउट रिप्लेसमेंट लिया जाए, यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है कि ये म्यू के बराबर है, ये एक प्रॉपर्टी। और यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाए अगर, तो सैम्पलिंग का विद रिप्लेसमेंट के साथ, ये मीन, ये आपने याद रखना है कि एक हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, दूसरी हमारे पास ये है जिसके अंदर हमने ये स्टैंडर्ड डेविएशन जब लिया जाएगा तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन होगा, डिवाइडेड बाय रूट एन होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात चल रही है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये विद रिप्लेसमेंट था, और इसके बाद अब विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया। विदाउट रिप्लेसमेंट में और विद रिप्लेसमेंट में ये फ़र्क है, ये देखने में फ़र्क है। ये विदाउट रिप्लेसमेंट है और ऊपर विद रिप्लेसमेंट है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन एक विदाउट रिप्लेसमेंट है जो कि आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन, जो ऊपर आपका विद रिप्लेसमेंट था। लेकिन इसको आपने मल्टीप्लाई करना है रूट एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो एन पॉपुलेशन का और स्मॉल एन जो है सैंपल का, ये बता चुके हैं, मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे पास ये टेबल है और ये उसकी यहाँ पे दी हुआ डेटा। अब आगे जो है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम चलेगा। यहाँ तक आपको कितनी समझ आई? विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फ़र्क आ रहा है। मीन आपको पता है सेम है, और यहाँ पे अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम को स्ट्रेट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। और इसको स्ट्रेट कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। इफ़ अ वेरिएबल एक्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैज़ मीन म्यू एंड फाइनाइट वेरिएंस, जो वेरिएंस का सैंपल है यहाँ पे, देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, ये एक्स बार जो वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, ये मीन जो है वो सैंपल की है, और जो म्यू जो है वो पॉपुलेशन की है। म्यू जो है पॉपुलेशन की है, मीन वो भी मीन है लेकिन पॉपुलेशन भी मीन है, और ये फ़र्क है। ये जो है ये सैंपल मीन है, और ये जो है ये म्यू का निशान सही तरीके से नहीं, ये जो है ये पॉपुलेशन की है, पॉपुलेशन मीन म्यू, और वेरिएंस उसका है डिवाइडेड बाय उसको एन कर दिया गया है, एन अप्रोचेज आ रही हैं उसके अंदर। तो ड्यू टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है फाउंड सेंट्रल प्लेस, तो ये सेंट्रल लिमिट जो है वो ये सेंटर पे आ रहा है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल तो इसको रहने दें क्योंकि आगे आ रहा है इसका काम। और इसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चलते हैं आगे, और उसके अंदर फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम का जो है वो काम भी होगा। तो इतना कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं है। ये लिमिट है एक सेंटर के अंदर, उसमें यह कहा गया कि एक वेरिएबल जो है वो पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस से उसको लिया गया है अगर,
उसकी पॉपुलेशन मीन म्यू है और वेरिएंस जो है उसका वो दिया हुआ है। देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन, तब सैम्पल मीन अप्रोच करेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद म्यू एंड वेरिएंस ओवर एन। सैम्पल अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो इस तरीके से वेरी करेगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो करेंगे क्लियर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जल्द दीजिए।